पराक्रम दिवस पर देश कर रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन। संविधान सभा के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने दी नेताजी को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 19 असाधारण प्रतिभावान बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से किया सम्मानित। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की 9 वर्षीय गरिमा को भी मिला पुरस्कार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल हिसार से वर्चुअली माध्यम से करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत की 153 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर हरियाणा की झांकी की जाएगी प्रदर्शित। हरियाणा की झांकी लगातार तीसरी बार चयनित। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य गणमान्यों ने संविधान सभा के सेंट्रल हॉल में नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पराक्रम दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। पराक्रम दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश उनके जीवन और साहस का सम्मान करता है। देश की आज़ादी के लिए नेताजी का अटूट समर्पण प्रेरणा देता रहता है। प्रधानमंत्री ने नेताजी पर आधारित एक वीडियो भी साझा किया। भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया, उन्होंने मातृभूमि के कण कण को अपना सब कुछ माना। उन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो नेताजी को नमन न कर रहा हो, उनकी विरासत को संजो न रहा। सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए असाधारण प्रतिबद्धता प्रदर्शित की थी। उनके अद्वितीय साहस और करिश्माई व्यक्तित्व ने भारतवासियों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध निडरता से लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके ओजस्वी व्यक्तित्व का हमारे स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा। हमारे देशवासी नेताजी को कृतज्ञता पूर्वक सदैव याद रखेंगे। पराक्रम दिवस के अवसर पर आज रोहतक में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुभाष चौक स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समारोह के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने नेताजी को याद करते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि देशवासियों में आज़ादी का विश्वास पैदा किया। नेताजी की प्रेरणा से ही आज़ाद हिंद फौज में हजारों युवा भर्ती हुए और अंग्रेज सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया।
देश की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हरियाणा से हजारों की संख्या में युवा आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना में हरियाणा का अहम योगदान रहा है। भाग्यशाली है कि ये क्षेत्र जिसको उस समय तो हरियाणा शायद नहीं कहा जाता था, लेकिन अपना ये जो आज का हरियाणा भी अगर समझे तो इसमें से भी हजारों युवक उनकी आजाद हिंद फौज में आईएनए में भर्ती हुए। उनको कोई पैसा भी नहीं मिलता था, उनको गुजारा करने के लिए साधन भी नहीं मिलता था। घर परिवार छोड़ करके देश की आजादी के दीवाने उनकी फौज में शामिल हो गए। मरेंगे मारेंगे, देश को आजाद जरूर कराएंगे, ये उनका लोक होगा। राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा व लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि अंग्रेजों को नेताजी का डर था। अगर कोई और आजादी का दम भर रहा है तो गलत है। सुभाष चंद्र बोस जी के सामने लगाया जा सकता है, जो नेतृत्व कर सकता है। और मैं एक और सच्चाई की घटना आपके सामने बताऊं। अगर अंग्रेजों को ये निश्चित तौर पर हो जाता कि नेताजी की मृत्यु हो सकती है, वो मर गए, नेताजी शहीद हो गए, उनका स्वर्गवास हो चुका है, तो शायद वो भारत को छोड़ के ना जाते। उनको आखिरी समय तक ये संदेह था कि नेताजी जिंदा है, और अगर वो इस समय वर्ल्ड वार में जितने उनके सैनिक वहां पर आजाद हिंद फौज के सैनिक बने थे, वो वापस हिंदुस्तान में आए तो यहाँ पर एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचेगा। उन्होंने 1948 का समय निर्धारित किया था भारत को छोड़ने का, लेकिन जब उनको निश्चित नहीं हुआ कि नेताजी की मौत हो चुकी है तो 1947 को वो छोड़ के चले गए, डर के मारे। उन्होंने अगर भारत को अगर छोड़ा तो नेताजी का डर था जो अंग्रेज यहाँ से चले गए। अगर कोई दम भरता हो कि और किसी की बदौलत ये देश आजाद हो गया, ये गुमान है, देश के इतिहास को छुपाया गया है। नेताजी युवाओं की प्रेरणा, नेताजी का जो सारा जीवन स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित था। और आपने देखा छोटी उम्र में देशभक्ति की भावना, छोटी उम्र में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सबसे बड़ी बात जो हम ये बोलते हैं जय हिंद, वो नेताजी की देन थी। जय हिंद। पराक्रम दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज चंडीगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नेताजी ने पूरे विश्व में भारत की आज़ादी का संदेश दिया। नेताजी ने जिस प्रकार देश को संगठित करके आज़ादी का बिगुल बजाकर अंग्रेजों की हुकूमत की जड़ों को हिला दिया। नेताजी ने जिस प्रकार देश को संगठित करके आजादी का बिगुल बचाया और जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसकी जड़ों को हिला दिया, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम नमन करते हैं। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैं ये समझता हूं उनकी जिस रहस्यपूर्ण परिस्थितियों के अंदर मृत्यु हुई वो भी अभी तक एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन वो आजादी अपने समय के अंदर नहीं देख पाए। कुछ ही सालों के पश्चात देश आजाद हुआ और आज उसी का परिणाम है कि हम आजाद हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। अंबाला में भी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। मीडिया से बातचीत में अनिल विज ने कहा कि भारत को आज़ाद कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। नेताजी ने सेना बनाकर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ युद्ध किया और हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहले झंडा अंडमान निकोबार में लहराया था। हर साल हम उनका जन्मदिन मनाते हैं, यहाँ सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर जन्मदिन मनाते हैं और आज भी मनाया। उनका जो योगदान था भारत को आजाद कराने में, एक सशस्त्र युद्ध अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जो उन्होंने सेना बनाकर किया, उसका इतिहास में उसका कोई मुकाबला नहीं है।
और हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहले झंडा उन्होंने लहराया था अंडमान निकोबार में। तो आज हम सब उनको याद करते हैं। वो चले गए, कैसे चले गए, कहाँ चले गए, इसका सरकारें पता नहीं लगा पाई। परंतु अगर आज़ादी के बाद भी वो होते तो हिंदुस्तान का रंग रूप और होता। वहीं कल अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की हुई प्राण प्रतिष्ठा पर उन्होंने कहा कि कल का दिन हर एक देशवासी के लिए सौभाग्य का दिन था। पूरे देश में कल दिवाली मनाई गई। 500 वर्ष पहले बाबर ने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर जो हमारा अपमान किया था, हमने कल उसका बदला ले लिया। लोगों में, सारे हिंदुस्तान में उसके लिए पूरा जोश था और विजय दिवस था। लोगों ने पूरे जैसे दिवाली मनाते हैं उससे भी ज्यादा, जो मैंने देखा उससे भी ज्यादा जोश से, क्योंकि हर भारतीय के मन में ये था कि हमने बदला ले लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम नई दिल्ली में 19 असाधारण प्रतिभावान बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। पुरस्कार विजेता बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए देश के सभी क्षेत्रों से चुना गया था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नावदी गांव की 9 वर्षीय गरिमा को सामाजिक कार्यों से लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया। 9 वर्षीय गरिमा का, कुमारी गरिमा दृष्टिबाधित हैं, इसके बावजूद आप वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी साक्षर पाठशाला के पहल के माध्यम से काम कर रही हैं। अभी तक ऐसे 1000 से भी अधिक बच्चों के शिक्षित होने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुमारी गरिमा को अपने इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जा रहा है। मेरा नाम गरिमा है और मैं 9 साल की हूँ। मैं हरियाणा से हूँ और मैं अभी 3 साल की थी जब से ही मैं बच्चों को, जो बस्ती है उनमें जाके बच्चों को कायदा, पेंसिल, टॉफी, गुब्बारे आदि देकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करती हूँ। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि ये समारोह अद्भुत क्षमता और प्रतिभा वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। यह एक ऐतिहासिक दिन है। हमें अपने जीवन में भगवान राम के आदर्शों को उतारने का संकल्प लेना चाहिए। पुरस्कृत करने का मुझे मौका मिला, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानती हूँ। धीरज रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, सबको साथ लेकर चलना, संकट के समय साहस से काम लेना, मर्यादा का हमेशा ध्यान रखना और सबकी भलाई के लिए काम करना, ये सब भगवान राम के आदर्श है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने युवाओं से तकनीक के दुरुपयोग से सचेत रहने की अपील की। साथ ही राष्ट्रपति ने युवाओं से कम एक खेल सीखने और उसमें हिस्सा लेने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे वे शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और उनमें टीम भावना विकसित होगी। कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग अपनी शिक्षा और अपने विकास के लिए कर सकते हैं, लेकिन अक्सर टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी होता है। डीप फेक, फाइनेंशियल फ्रॉड, बच्चों का शोषण जैसे अनेक अपराध टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है। सोशल मीडिया जहां एक और अपनी बात रखने, किसी मुद्दे पर लोगों में जागरूकता फैलाने का सशक्त माध्यम है, वही दूसरी ओर अफवाह फैलाने में भी इसका दुरुपयोग हो रहा है। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तथा महिला और बाल विकास राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्र भाई भी उपस्थित थे। पुरस्कार विजेताओं में 2 आकांक्षी जिलों सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं।
पुरस्कार विजेता बहादुर बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। महेंद्रगढ़ की गरिमा को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 मिलने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरिमा को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जीवन में कठिनाइयां भले ही कितनी भी हों, उनका डटकर सामना करना ही हमारी हिम्मत को दर्शाता है, जिसका साक्षात उदाहरण है गरिमा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा महेंद्रगढ़ जिले के गांव नावदी की 9 वर्षीय दिव्यांग बिटिया गरिमा को सामाजिक कार्यों हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। बिटिया, आपने प्रदेश का मान बढ़ाने के साथ ही दूसरों के लिए मिसाल भी प्रस्तुत की है। उज्जवल भविष्य हेतु आशीर्वाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल हिसार से वर्चुअली माध्यम से करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत की 153 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और सिंचाई एवं जल प्रबंधन पर केंद्रित हैं। इनमें 1374 करोड़ रुपए की 78 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत सरोवर मिशन को फलीभूत करने की श्रृंखला में मुख्यमंत्री कल फतेहाबाद के डुल्ट गांव से प्रदेश के 60 अमृत सरोवरों तालाबों के सौंदर्यकरण का लोकार्पण भी करेंगे। इनमें भिवानी के 3, चरखी दादरी के 6, झज्जर के 6, नूह के 7, फतेहाबाद के 31, हिसार के 4, कैथल, पलवल व पंचकूला के 1-1 अमृत सरोवर शामिल हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर हरियाणा की झांकी प्रदर्शित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ टीम द्वारा हरियाणा की झांकी का लगातार तीसरी बार चयन किया गया है। हरियाणा ऑनलाइन सेवाओं के लिए पहले ही देश भर में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम की शुरुआत आमजन को घर द्वार पर सरकारी सुविधाएं व सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अभिनव सोच के साथ प्रदेश में अनूठी योजनाएं लागू कर हरियाणा को विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा की कई योजनाओं का दूसरे राज्य भी अब अनुसरण कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने भी अपनाया है। इस बार की हरियाणा की झांकी भारत सरकार के थीम विकसित भारत के साथ सटीक बैठती है, जिसमें विरासत और विकास का सामंजस्य दिखाई देगा। प्रदेशवासियों के लिए ये हर्ष का विषय है कि लगातार तीसरी बार हरियाणा की झांकी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही है। जो इस समय झांकी है वो ना केवल हमारा एंशिएंट राखीगढ़ी को दिखा रही है, साथ के साथ हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो हमारा अर्बन सेक्टर में डेवलपमेंट है, हमारा मेट्रो, हमारा जो सड़कों का जाल, हमारी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, खासकर हमारा फ्लोरिकल्चर, हमारा महिला सशक्तिकरण, बेटियों की पढ़ाई, ये तो चीज़ दिखा ही रही है, लेकिन साथ में दिखा रही है कि किस तरीके के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इम्प्रूव हुआ है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किस तरीके के साथ चीज़ों में पारदर्शिता लाई गई है, सरलीकरण लाया गया है और किस तरीके के साथ सरकार प्रोएक्टिव तरीके के साथ जो सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रही है, ताकि चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज की बात हो, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चीज़ें आसान तरीके के साथ और बहुत ही पारदर्शी तरीके के साथ प्रोवाइड की जा रही हैं। वृद्धावस्था, ओल्ड एज पेंशन की बात हो तो पहले लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे, अब जैसे ही उनकी 60 साल की उम्र होती है सरकार प्रोएक्टिवली उनको कांटेक्ट करती है और उनकी कंसेंट लेके उनको पेंशन दिलाती है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंचकूला के सेक्टर 20 स्थित सनसिटी परिक्रमा सोसाइटी में रियल एस्टेट एजेंट अरुण सिंगला और एक अन्य प्रॉपर्टी डीलर के आवास पर सुबह 8 बजे रेड मारी। समाचार लिखे जाने तक छापेमारी जारी रही। ईडी द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में हुए भ्रष्टाचार के मामले में ये छानबीन की जा रही है। प्राधिकरण विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पंचकूला, चंडीगढ़, मोहाली सहित हरियाणा के कई ठिकानों पर ईडी कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार करोड़ों रुपए के गलत तरीके से फर्जी रिफंड लेने का मामला है। वर्ष 2015 से वर्ष 2019 के बीच फर्जीवाड़े किए गए थे। हरियाणा के कई रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी और अधिकारी इस मामले में ईडी की रडार पर हैं। कई सरकारी अधिकारियों और कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों समेत प्राइवेट आरोपियों के ठिकानों पर ईडी कार्रवाई जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की।
इसके अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोगों के पास अपनी छत पर सौर प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम होगा, बल्कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेगा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद आज अयोध्या में राम मंदिर के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए गए। कल रात से ही मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर खड़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटने लगे थे। आज सुबह मंदिर के दरवाजे खुलने से पहले भक्त कड़ाके की ठंड में घंटों इंतजार करते रहे। नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली सुबह पूजा अर्चना करने और रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कल एक भव्य समारोह में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अनुष्ठान किया। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान करने के बाद रामलला की मूर्ति का अनावरण किया गया। करोड़ों लोगों ने अपने घरों और मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को टेलीविजन पर देखा। इस अवसर पर देश भर में समारोह भी आयोजित किए गए। प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है उसे दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं और बहुत ही उत्साहित हम लोग हैं और बहुत ही जो भावुक है दर्शन करने के लिए। और हम जो है नरेंद्र मोदी जी को जो है धन्यवाद करते हैं, कैसे जो है अनमोल रत्न हमारे देश को मिले हैं। श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है अब जा रहे थोड़ी देर में दर्शन करने के लिए। अभी तो फाटक बंद है, अब कुछ देर में जाएंगे, दर्शन करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। क्या भाव आ रहा है? बहुत अच्छा है, मन में बहुत खुशी उल्लास है। इससे पहले भी आप अयोध्या आई होंगी और अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए हरियाणा विद्युत विभाग द्वारा पंचकूला के इंद्रधनुष सभागार में आयोजित पुस्तक मेला कल संपन्न हो गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर हरियाणा बिजली उत्पादन एवं बिजली वितरण कंपनियों के अध्यक्ष पीके दास सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। विद्यार्थियों ने अपने हाथों से बनी पेंटिंग मुख्य सचिव व श्री पीके दास को भेंट की। मेले में लगभग 100 प्रकाशकों ने अपने स्टॉल लगाए, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत भाषा की पुस्तकें उपलब्ध रहीं। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि आज के सोशल मीडिया के दौर में ऐसे पुस्तक मेलों का आयोजन करना एक सराहनीय कदम है। मिलकर इस द्वितीय पुस्तक मेले का आयोजन किया था और हमारे श्री प्रणब किशोर दास की लीडरशिप में ये हर बार किया जाता है। बहुत पॉपुलर रहा। प्रतिदिन 5000 के करीब लोग आते रहे देखने के लिए, पुस्तकें देखने के लिए, और मुझे बताया गया काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ख़रीदो फरोख्त भी की है। ये बहुत अच्छा एक एफर्ट है कि आजकल जो बच्चे पेज टाइम और स्क्रीन टाइम पर जोर ज़्यादा देते हैं, उसके अलावा अब वो किताबों की तरफ भी रुचि रखने लगे हैं। बहुत खुशी की बात है और मैं आशा करूँगा आगे से भी ऐसे ही पुस्तक मेले सालाना तौर पर किए जाएंगे। वहीं मेले में आए लोगों ने कहा कि पुस्तक मेले में सभी आयु वर्ग के लिए पुस्तकें उपलब्ध रहीं। ऐसे मेले का आयोजन आगे भी होना चाहिए। बुक फेयर में बहुत अच्छी बुक्स है। मैं स्पेशली बच्चों के लिए कुछ स्टोरी बुक्स ढूंढने आई थी जिसमें कि कुछ वैल्यू एडिशन हो, तो इसमें मुझे बहुत सारी रेंज मिली है। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, एल्डरली, सबके लिए कुछ ना कुछ है। इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा फेयर है और रेगुलर ये होना चाहिए बुक फेयर। हिसार मंडल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत जाधव ने आज पुलिस विभाग में आने वाले जन शिकायतों की मॉनिटरिंग के लिए कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप का उद्घाटन किया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि हरियाणा में पहली बार इस तरह की शिकायत मॉनिटरिंग ऐप पुलिस विभाग के लिए हिसार मंडल में बनाई गई है। इसके माध्यम से पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी शिकायतों के प्रथम स्तर पर दर्ज होने के साथ साथ इस पर की जा रही कार्रवाई की मॉनिटरिंग ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इस प्रणाली में शिकायतकर्ता को उसके द्वारा की गई शिकायत की कॉपी तुरंत उपलब्ध करवाई जाएगी व इसके साथ साथ उसकी शिकायत का निपटान करने के उपरांत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी शिकायतकर्ता को दी जाएगी। इस ऐप में शिकायतकर्ता पुलिस की जांच से संतुष्ट है या नहीं, इसकी भी जानकारी दर्ज रहेगी। इस ऐप के माध्यम से पुलिस कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है। इसको एंड्रॉयड व वेब दोनों वर्जन में लॉन्च किया गया है। एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर में ये ऐप हरियाणा CMS के नाम से व वेबसाइट वर्जन में हरियाणा.live के नाम से लॉन्च किया गया है। कंप्लेंट देगा
तो उसको मैसेज जाएगा कि आपकी कंप्लेंट ये है, कंप्लेंट की कॉपी भी भेजी जाएगी PDF, और उनको बताया जाएगा कि ये आपके आयु है और ये इनका फ़ोन नंबर है। 15 दिन का समय निर्धारित किया है कंप्लेंट पे काम करने का। उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि वो उस पर काम हुआ है कि नहीं, और उसके बाद जब वो जांच कर लेगा आयु, तो उसकी जांच की कॉपी भी कंप्लेनेंट को जाएगी, और साथ ही एक लिंक जाएगा जिसमें उनका ओपिनियन लिया जाएगा कि वो संतुष्ट है पुलिस के कार्रवाई से या नहीं, और अगर वो नहीं है तो उसकी फिर जांच हम देख सकते हैं। हमारे पुलिस के आयु रिपोर्ट क्या देंगे, जो एक सीक्रेट बात होती थी, वो अब कोई हम सीक्रेट नहीं रखना चाहते। हम पब्लिक को बताना चाहते हैं कि आपकी ये कंप्लेंट आई, उस कंप्लेंट की कॉपी भी उनको देंगे, और जो रिपोर्ट आएंगी वो भी उनको दिखाएंगे, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हो, पुलिस और जनता में एक विश्वास पैदा हो। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के सफल होने के उपरांत इसे मुख्यालय स्तर पर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के पास राज्य स्तर पर अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, ताकि इसे राज्य स्तर पर भी लॉन्च किया जा सके। मोबाइल पे DSP साहब के मोबाइल पे, SHO के मोबाइल पे और IO के भी मोबाइल पे ऐप डाउनलोडेड है। उनको एक सिंगल क्लिक पे पता चलेगा कि हमारे किस थाने में कितनी कंप्लेंट्स पेंडिंग है, किस IO के पास हमारी कितनी कंप्लेंट्स पेंडिंग है, और हर IO का परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं कि अगर उनके पास 10 शिकायतें आई तो उसमें से कितनी शिकायतों में कंप्लेनेंट संतुष्ट थे या असंतुष्ट थे। तो एक पारदर्शिता की व्यवस्था हम दे रहे हैं आज के बाद हिसार रेंज में सभी जिलों में। आने वाले दिनों में हम नागेंद्र शर्मा को हरियाणा कला परिषद का निदेशक नियुक्त किया गया है। हरियाणा कला परिषद के मुख्यालय कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपना पद ग्रहण किया। वे हरियाणा के प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं और अभिनय एवं नृत्य में उनका गहरा दखल है। पदभार ग्रहण करने के बाद नागेंद्र शर्मा ने कहा कि लोक संस्कृति और लोक कलाओं का संरक्षण उनकी पहली प्राथमिकता होगी। हरियाणा सरकार लोक कलाकारों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उनका प्रयास रहेगा कि हरियाणवी संस्कृति पर विशेष काम किया जाए और कलाकारों को भी प्रोत्साहित किया जाए। पहली सबसे अहम बात कि हरियाणवी लोक कला संस्कृति, इसके प्रचार प्रसार के लिए, इसके संरक्षण संवर्धन के लिए जितना भी कार्य करने की हमारी क्षमता है और उससे बढ़कर भी हम इस कार्य को करेंगे। उसके लिए जितने भी हमारे लोक कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन देना, उन्हें विभिन्न प्रकार के मंच प्रदान करना, क्योंकि मंच प्रदान नहीं करेंगे तो कला निकल कर नहीं आएगी। तो ये आवश्यक है। तो हम पूरे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के मंच उन्हें प्रदान करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में डिजिटल फॉरेंसिक के उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन के उपरांत अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में आने वाले 5 वर्षों में विश्व की सबसे अधिक आधुनिक प्रणाली होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में 150 वर्ष पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सरकार 3 नए कानून भी लेकर आई है। सरकार ने 7 वर्षों से अधिक पुराने अपराधों की जांच में फॉरेंसिक विशेषज्ञों को शामिल करना अनिवार्य भी किया है। आपराधिक न्याय प्रणाली में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मांग को पूरा करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। यह यूनिवर्सिटी न सिर्फ क्षमता निर्माण में सहायक होगी बल्कि ये जांच में भी मददगार होगी। उन्होंने जांच के बाहर फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल पर भी बल दिया। 150 साल पुराने तीनों क्रिमिनल जस्टिस के मूल कानून IPC, CRPC और एविडेंस लॉ को स्क्रैप कर नए कानूनों को इंट्रोड्यूस कर चुका है। और संयोग की ही बात है कि तीनों कानून में जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें 2 मुद्दे इसी कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। एक तो समय पर न्याय मिले और दूसरा सजा करने के दर को बढ़ाकर अपराधों पर लगाम लगाना। पुलिसिंग और ईज ऑफ जस्टिस, ये 2 शब्द अभी हमारे देश में
इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। मैं मानता हूं कि ये 3 कानूनों से ईज ऑफ पुलिसिंग और ईज ऑफ जस्टिस, ये दोनों शब्द प्रचलन में भी आएंगे और इसका फायदा भी देश की जनताओं को मिलेगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।